हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और निरंतर रूप से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9 नंबर सिस्टम एनसीईआरटी की बुक की मैं बात कर रहा हूं। नंबर सिस्टम का पूरा सिलेबस मतलब पूरा नंबर सिस्टम आज मैं यहां पे डिस्कस कर दूंगा। एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन लेके, जितनी एक्सरसाइज है, जैसे 6 एक्सरसाइज है इसमें, तो 6 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको अगर नंबर सिस्टम समझना है तो ये वीडियो को पूरी लास्ट तक देखनी होगी। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। उसके पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था नंबर क्या होता है, नंबर के टाइप क्या होते हैं, विथ एग्जांपल पूरा डिटेल के साथ मैंने नंबर को समझाया था। जैसे मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है एंड ऑल। मतलब नंबर्स की जितनी वैरायटी होती है, सारी वैरायटी मैंने आपको विथ एग्जांपल समझाया था। तो उसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पहले पूछूंगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। टॉपिक है नंबर सिस्टम, टॉपिक है नंबर सिस्टम एंड यहां पे पहला क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is an irrational number, is an irrational number। ये क्वेश्चन है और ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे मोर देन वन आंसर भी हो सकते हैं या एक भी आंसर भी नहीं हो सकता है, वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। जैसे यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ले रहा हूं, दैट इज 1.6666 एंड सो ऑन, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए। सेकंड ऑप्शन में यहां पे ले रहा हूं 1.6766767 एंड सो ऑन, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद में यहां पे ले रहा हूं ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.678678678678 एंड सो ऑन, ये ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद मैं एक और ऑप्शन ले रहा हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1.97324567 एंड सो ऑन। यहां पे देखो, मैंने आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर होता है, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है मैंने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब ये चार ऑप्शन को मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूं 30 सेकंड का। आपको सोचकर बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा इरेशनल नंबर है। मैंने पहले भी बोला था कि मोर देन वन आंसर भी हो सकते हैं या एक भी आंसर भी नहीं हो सकता है। जैसे अगर आपको करेक्ट लग रहा है ऑप्शन ए बी सी डी सारे इरेशनल नंबर हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हो, या फिर जैसे कोई अगर लग रहा है आपको ए इरेशनल नंबर लग रहा है तो आप वो बता सकते हो, है ना। तो अब देखो, मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है, क्योंकि मैंने टाइप्स ऑफ नंबर आपको बताए थे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके। तो यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको मैं P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उठेगा ये सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि वो नंबर जिसको मैं P/Q की फॉर्म में ना लिख सकूं। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जिनको मैं P/Q की फॉर्म में ना लिख सकूं। तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं whose decimal is neither terminating nor recurring। ध्यान देना, मैंने दो वर्ड लिखे हैं, दो कीवर्ड है यहाँ पे। पहला क्या है, नीदर टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है, नॉर रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एग्जैक्ट होता है, टर्मिनेटिंग मतलब एग्जैक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूं 1.67, तो डेसिमल के बाद 67 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो मतलब ये एग्जैक्ट है, तो इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर सपोज यहाँ पे 1.67 डॉट 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 रहता, मतलब ये 67 आगे कंटिन्यू रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नीदर टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे वही लिखा है नीदर टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल एक्सपांशन जो है उसका वो एग्जैक्ट नहीं है,
इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे लिखा है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मतलब क्या होता है? रिकरिंग मतलब रिपीट होना होता है। नॉन रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए। मतलब इरेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिसका डेसिमल एक्सपांसर ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे। ये सिंपल वर्ड में मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यहां पे देखो, ये नीदर टर्मिनेटिंग तो है बट नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और ये रैशनल नंबर होगा तो मतलब मैं इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना? तो हाँ, मैं इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और आगे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी ऐसा आएगा कि हम लोग इस टाइप के नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए अभी जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वाले टाइप के नंबर को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी बस इतना समझो, ये क्या है? रैशनल नंबर है। सेकंड वाला देखो, अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो यहां पे नीदर टर्मिनेटिंग तो है, नीदर टर्मिनेटिंग तो है बट नंबर्स यहां पे भी रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहां पे देखो 6 7 6 7 6 7 नंबर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। थर्ड वाला देखो, यहां पे 1.678 678 678 नीदर टर्मिनेटिंग तो है बट नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद ऑप्शन डी देखो, यहां पे ऑप्शन डी यहां पे दिया गया फ्रेंड 1.97324567। यहां पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है जहां पे नंबर क्या हो? रिपीट हो। तो मैंने यहां पे वही डेफिनेशन लिखा है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। नॉर रिकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आवर करेक्ट ऑप्शन इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? इरैशनल नंबर है। क्या है? इरैशनल नंबर। आशा करता हूं फ्रेंड आपको रैशनल नंबर और अब इरैशनल नंबर पहचानने आ गया होगा कि इरैशनल नंबर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे इरैशनल नंबर क्या होता है तो आपको बताना है, सर whose decimal expansion is neither terminating nor recurring। जिसका डेसिमल एक्सपांशन ना तो टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, वो सारे नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर होते हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इज नंबर सिस्टम, दैट इज योर चैप्टर नंबर 1। टर्म 1 में भी आएगा ये। तो टर्म 1 के अकॉर्डिंग एमसीक्यू बेस्ड भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं और कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा, तो बेनिफिट होगा आपके लिए। यहां पे देखो पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 1.1 में, इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यहां पे पूछा है कैन आई से दैट जीरो इज अ रैशनल नंबर? द आंसर इज यस। यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर and we can write it like 0 upon 1 0 upon 2 and so on। बिकॉज हम लोग जीरो को रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जीरो को हम लोग 0 upon 1 0 upon 2 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, इसलिए जीरो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट। आंसर में क्या लिखोगे? इज जीरो इज अ रैशनल नंबर? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट इट इन अ फॉर्म ऑफ 0 upon 1 0 upon 2 एंड सो ऑन। दैट इज योर आंसर। यहां पे देखो जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर मुझे चाहिए। तो मैं आज आपको एक ही तरीका बताऊंगा और वही तरीका इस टाइप के क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे इंटीजर हो। अगर रैशनल नंबर उनके बीच का फाइंड करना है, चाहे 3 रैशनल नंबर फाइंड करना हो, 4 फाइंड करना हो, 5 फाइंड करना हो, 6 फाइंड करना हो, एनीथिंग, एक ही मेथड से सारे रैशनल नंबर आप फाइंड कर पाओगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 एंड 4 के बीच के मुझे 6 रैशनल नंबर चाहिए। तो 3 एंड 4 के बीच के अगर मैं 6 रैशनल नंबर की बात करूं तो पहला कंडीशन, पहला स्टेप मुझे देखना है कि क्या इसका डिनोमिनेटर सेम है क्या? इसका डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो यहां पे मुझे देखने को मिल रहा है कि यस, इसका डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर इसका कितना है? 1 है। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहां पे क्या है? 1 है। तो 3 एंड 4 का डिनोमिनेटर सेम है और वो 1 है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, फॉर एग्जांपल सपोज कोई फ्रैक्शन होते तो डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। जैसे अगर 3/4 मैंने यहां पे लिख दिया और दूसरा मैंने ले लिया यहां पे 7/9, तो यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है।
तो ऐसे कंडीशन में पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मैं डिनोमिनेटर को इक्वल बना लूं। डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने की बहुत सारे मेथड है, एलसीएम मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वल दिया है इसलिए इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और क्या फाइंड करना है मुझे, बिटवीन 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, 7 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड के। तो अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7, कट करके वो 3 अपॉन 1 ही हो जाएगा। और यहां पे देखो, यहां पे हो जाएगा 4 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 7, ध्यान देना। अब 7 इंटू 3 क्या होगा, 21 अपॉन 7, एंड यहां पे क्या होगा 28 अपॉन 7, ये हो गया ना। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा तो 3 एंड 4 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7 है, अब इनके बीच के नंबर में लिख रहा हूं, देखो। सो देयरफॉर 21 अपॉन 7 इज लेस देन 22 अपॉन 7, लेस देन 23 अपॉन 7, लेस देन 24 अपॉन 7, लेस देन 25 अपॉन 7, लेस देन 26 अपॉन 7, लेस देन 27 अपॉन 7, एंड फाइनली लेस देन 28 अपॉन 7। अब देखो 21 अपॉन 7 एंड 28 अपॉन 7 के बीच के 6 नंबर मुझे मिले हैं, देखो कौन कौन से हैं, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। और मुझे पता है ये 7 अपॉन 21 क्या है, ये 3 है ना, और 28 अपॉन 7 क्या है, ये 4 है। मतलब ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं ये 3 एंड 4 के बीच में है, एंड ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये रैशनल नंबर है। तो 3 एंड 4 के बीच के जो 6 रैशनल नंबर मुझे मिले हैं वो कौन से हैं, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, एंड लास्ट वन 27 अपॉन 7। ये मेरा आंसर हो गया फ्रेंड। अब इसके बाद का सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक दिया गया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करोगे आप, देखो फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5, ये 3 अपॉन 5 मैंने लिखा और यहाँ पे आ गया 4 अपॉन 5। अब इनके बीच के भी मुझे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहला कंडीशन तो मैंने बताया था आपको, डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। देखो है क्या इक्वल, यस डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, डिनोमिनेटर इक्वल है तो इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप, 5 रैशनल नंबर चाहिए मुझे, तो आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 रैशनल नंबर चाहिए होता तो मैं 11 से मल्टीप्लाई करता, अगर 13 चाहिए होता तो मैं 14 से मल्टीप्लाई करता। तो यहाँ पे मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, 5 इंटू 6। और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, क्या होगा 4 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 6। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या होगा, ये होगा 18 अपॉन 30, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 24 अपॉन 30। अब इनके बीच के 5 रैशनल नंबर कौन कौन से हैं, देखो 18 अपॉन 30 विच इज लेस देन 19 अपॉन 30 which is less than 20 upon 30 which is less than 21 upon 30 which is less than 22 upon 30 which is less than 23 upon 30 and last one which is less than 24 upon 30। 5 रैशनल नंबर चाहिए था, देखो 5 मिल गए। ये देखो ये 5 रैशनल नंबर है बिटवीन किसके किसके बीच के हैं, 18 अपॉन 30 एंड 24 अपॉन 30 के बीच के 5 रैशनल नंबर मिल गए, और ये मेरा फाइनल आंसर है। The 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5 is 19 upon 30, 20 upon 30, 21 upon 30, 22 upon 30 and 23 upon 30। अब इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है, तो मैं ओरली डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीजन के साथ बताऊंगा, ध्यान देना। Every natural number is a whole number. The statement is true, and the reason behind it, because whole number is the combined set of 0 and the set of natural number.
मतलब जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है उसको जब मैं जीरो के साथ कंबाइन करता हूं तो जो सेट फॉर्म होता है वो होल नंबर होता है, इसलिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ये ध्यान देना है आपको। यहाँ पे सेकंड दिया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, द स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज इंटीजर ऑल्सो कंटेन निगेटिव नंबर्स। जैसे देखो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इंटीजर ऑल्सो कंटेन्स निगेटिव नंबर, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं उसमें निगेटिव नंबर भी आते हैं। क्योंकि इंटीजर की जब मैंने आपको वैरायटी बताई थी, इंटीजर के जब मैंने आपको टाइप बताए थे, तो उसमें आपको बताया था मैंने इंटीजर के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है नेचुरल नंबर, और दूसरा मैंने आपको बताया था होल नंबर का, होल नंबर तो नेचुरल नंबर से ही फॉर्म होता है होल नंबर, और तीसरा जो होता है वो मैंने आपको बताया था निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये मैंने आपको बताया था। तो इंटीजर में निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी आते हैं, और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर तो सेट होता है जीरो विथ नेचुरल नंबर का। तो इसलिए ये यहाँ पे जो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर लिखा है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एंड द रीजन बिहाइंड इट, इंटीजर कंटेन्स निगेटिव नंबर ऑल्सो, या फिर आप लिख सकते हो इंटीजर ऑल्सो कंटेन्स निगेटिव नंबर, आप ये भी लिख सकते हो। थर्ड वाला देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, एंड द रीजन बिहाइंड इट, because the rational number is in a form of p upon q where q not equal to 0। और अगर मैं होल नंबर की बात करूं, जैसे यहाँ पे होल नंबर दिया है, तो होल नंबर का जो सेट होता है वो 0 1 2 3 का होता है, मतलब ये गोइंग ऑन है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे देखने को मिल रहा है 0 1 2 3 का डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 1 है। और जो रैशनल नंबर हमने पढ़ा था वो नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है। और लेकिन होल नंबर के लिए कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, समझ रहे हो ना, डिनोमिनेटर सिर्फ 1 होना चाहिए, किसके लिए, होल नंबर के लिए। बट रैशनल नंबर के लिए डिनोमिनेटर 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई ये क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा, एंड द रीजन बिहाइंड इट, रैशनल नंबर इज इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। आशा करता हूं आपको एक्सरसाइज 1.1 का एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ समझ में आया होगा। अब मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान देना, ये भी बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है वो दिया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, द आंसर इज यस, बिकॉज रियल नंबर इज अ सेट ऑफ, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर सेट होता है किसका, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, दैट इज वाई ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, द आंसर इज it is a false statement because root 2 and root 3 contains, because between root 2 and root 3 there are infinitely many numbers and these cannot be represented in the form of root m। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वहां पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि अगर मैंने रूट 2 लिख दिया एंड मैंने रूट 3 लिख दिया तो इसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आएंगे, और इनके बीच की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं रूट 2 नेचुरल नंबर थोड़ी ना होंगे। अगर मैं यहां पे m लिखूंगा, जैसे यहां पे मैंने लिखा 2.1, जैसे मैंने लिखा 2.1, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 2.2 एंड सो ऑन,
तो ये नंबर जो है यहाँ पे जो m है वो नेचुरल नंबर थोड़ी ना है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो m है वो नेचुरल नंबर थोड़ी ना है। तो वही मैंने आपको रीजन बताया, रीजन मैंने आपको बताया बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स एंड दीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। अब तीसरा वाला देखो, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। एंड द रीजन बिहाइंड इट, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ध्यान से सुनना, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? द आंसर इज नो, द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल एंड द रीजन बिहाइंड इट, रूट 4 इज इक्वल टू 2 विच इज अ रैशनल नंबर। एक ही लाइन का आंसर है इसका, द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इरेशनल because root 4 is equal to 2 which is a rational number। मतलब irrational नंबर भी होते हैं और रैशनल नंबर भी होते हैं स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको क्लियर कर दूंगा, बट इसके पहले मैं एक और अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको भी समझना पड़ेगा। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो मैं रूट 5 ही नहीं, आपको रूट 2 भी बताऊंगा, रूट 3 भी बताऊंगा एंड रूट 5 भी बताऊंगा। तो ध्यान देना मैं क्या क्या बता रहा हूँ। पहले बताता हूँ रूट 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बताऊंगा रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में मैं आपको बताऊंगा रूट 5 को कैसे नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। छोटी से मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। मान लेते हैं क्या है नंबर लाइन, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है -1 मान लेते हैं। अज्यूम कर लिया मैंने, नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इसमें मुझे रिप्रेजेंट करना है रूट 2 को। सिंपल से स्टार्ट करूंगा, पहले रूट 2 समझाऊंगा, उसके बाद फिर रूट 3 समझाऊंगा, उसके बाद रूट 5 जो क्वेश्चन में है वो समझाऊंगा। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, जिसमें होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। जैसे यहाँ पे देखो, पहले तो मुझे पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है। पहले तो मुझे ये पता है राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ABC, तो मुझे पता है हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होती है। ये 90 डिग्री है तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनस है। और ये अदर टू साइड है। ये परपेंडिकुलर बेस हो सकता है अकॉर्डिंग टू एंगल जो हम लोग लेंगे। जैसे अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, अगर मैंने ये वाला एंगल लिया तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, दैट मींस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले रूट 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूट 2 देखो, अगर सपोज मैंने बेस को, ध्यान देना, अगर मैंने बेस को 1 ले लिया और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है इसको भी 1 ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग AC की लेंथ फाइंड कर सकते हैं इससे। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे। सो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज क्या होगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज ये 1 स्क्वायर 1 होता है। सो यहाँ पे हाइपोटेनस की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, स्क्वायर रूट 2 आ रही है। और इसी को तो मुझे रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। ध्यान देना, अगर मैंने बेस 1 सेंटीमीटर लिया है और यहाँ पे हाइट मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है, तो जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 2। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं जिससे ड्रॉ करने में आसानी हो। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखो, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि नंबर लाइन भी मैंने रिप्रेजेंट किया है। यहां से यहां तक की लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर तो मुझे मिल गया। अब ये 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये 1 सेंटीमीटर बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर या फिर राउंडर आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे फ्रॉम 1
सपोज मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फ्रॉम वन। अभी क्या करना है आपको, राउंडर से 1 सेंटीमीटर मेजर करके, जैसे ये जितनी लेंथ है उतनी मेजर करके इस पे एक आर्क बनाना है। जैसे मैंने ये आर्क बना दिया, तो मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो गई। ध्यान दिए, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, और ये परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये लेंथ ऑलवेज क्या होगी, √2 होगी, क्योंकि ऊपर मैंने वेरीफाई किया है अभी। तो ये लेंथ है क्या, √2। तो अब क्या करना है, लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, राउंडर को रख के ये लेंथ मेजर करनी है। जितनी लेंथ रहेगी सेम लेंथ के साथ आपको नंबर लाइन पे एक आर्क बना देना है। समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे जितनी लेंथ रहेगी उसका लेंथ चेंज ना करते हुए एक नंबर लाइन पे आर्क बनाओगे। नंबर लाइन पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो है √2। ऐसे हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है, √2 है। ठीक है, अब √3 के लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। √3 के लिए जैसे अब यहां से यहां तक की लेंथ मुझे मिल गई है √2। अब ये √2 की हेल्प से हम लोग √3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देना, जैसे अगर मैंने ये नंबर लाइन बनाया, यहां पे है 0, ये 1 आया, और 1 के बाद थोड़ी सी दूरी पे मुझे √2 यहां पे मिल गया है ना? मतलब √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे आपको √2 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसको √2 लिया है, मतलब अगर बेस मैंने √2 लिया है और हाइट मैंने 1 लिया है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसकी लेंथ क्या होगी, वेरीफाई करके देखते हैं। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हुआ 3 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आया, √3 आया। मतलब √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेस होगा वो कितने सेंटीमीटर का होगा, जो बेस होगा वो √3 सेंटीमीटर का, वो √2 सेंटीमीटर का होगा। जैसे यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, √2। अब √2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर पे एक आर्क बनाना है ऑफ 1 सेंटीमीटर का, और अब उसके बाद 0 एंड ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये वाली जो लेंथ है ये क्या होगी, ये लेंथ होगी √3 की। अब सेम प्रोसेस, राउंडर को रखना है, ये लेंथ मेजर करना है, और सेम लेंथ के साथ नंबर लाइन पे एक आर्क बनाना है। नंबर लाइन पे जब आर्क बनाओगे तो ये पॉइंट जो रिप्रेजेंट करेगा ये √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करोगे। वीडियो देखने के बाद पेंसिल स्केल लेके ड्रॉ करना, राउंडर की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करके देखो √2 एंड √3 की वैल्यू आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं। अब मैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √5 है वो बता देता हूं। तो √5 के लिए पाइथागोरस थ्योरम से पहले समझाता हूं। √5 के लिए जो बेस होगा वो 2 होगा, जो बेस होगा वो क्या होगा, 2 होगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो 1 होगा, और ये वाली लेंथ होगी √5। देखो वेरीफाई करके देखते हैं। अभी अगर मैंने बेस को 2 लिया है तो ये होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 हुआ 5 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू √5। मतलब √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेस को 2 सेंटीमीटर लोगे और 2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऑफ 1 सेंटीमीटर, फिर वो लेंथ मेजर करके नंबर लाइन पे कट करोगे तो आपको √5 मिल जाएगा ऑन अ नंबर लाइन। आशा करता हूं ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे टू एक्सरसाइज 1.3। उसके पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तब तक के लिए आप थोड़े से रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के थोड़े से कॉन्सेप्ट को एक बार आंख बंद करके रिवाइज कर लो जो मैंने यहाँ पे बताया, जिससे क्या हो आपको याद हो जाए। अब चलो, अब मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज 1.3 में क्या है। तो अगर मैं 1.3 की बात करूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। यहाँ पे डेसिमल एक्सपांशन का टाइप पूछा है, मतलब कौन सा है। डेसिमल एक्सपांशन का टाइप पूछा है, मतलब या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है,
या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो सकता है ना, क्योंकि ये सारी क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है मतलब रैशनल नंबर तो है ही है, और मैंने बताया था रैशनल नंबर की जो वैल्यू होती है वो टर्मिनेटिंग होती है, रैशनल नंबर की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी होती है, ये भी मैंने आपको बताया था। और चलो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तभी आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला दिया है 36/100 है ना। इसका एक तरीका भी होता है फाइंड करने का, वो फॉर्मूला मैं अभी थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन होने के बाद बताता हूं। पहले तो सिंपल तरीका क्या है, इसको डिवाइड करके हम लोग पता कर लें। जैसे यहाँ पे 36/100 है तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा 0.36 आएगा। ये क्या है, एग्जैक्ट है, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का इसके पहले मैं आपको जब इरेशनल नंबर का डेफिनेशन बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है। एग्जैक्ट का मतलब होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है, टर्मिनेटिंग। तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। दूसरा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है 1/11। अब देखो, अब इसको डिवाइड करने जाओगे तो जो वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया तो ये 10 हुआ, और एक जीरो बनाया तो 100 हुआ, 11 9 जा 19, मतलब ये 0.0909 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये मैं इसकी तो गारंटी दे रहा हूं कि एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं भी वो कॉन्सेप्ट ही पहले डिस्कस कर लेता हूं। वो कॉन्सेप्ट आप नोट करके लिख लो। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर is in the form of 2 the power m, और कॉमा करके लिखो 2 the power m और 5 to the power n और both, then the result is terminating। क्या बताया मैंने यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 2 दी पावर m और 5 to the power n और बोथ हो, तो वो सारे नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ पे देखो 100 है, तो 100 को मैं पहले एलसीएम आप फाइंड करके चेक कर लो, ये 2 दी पावर m एंड 5 to the power m की फॉर्म में है क्या, चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 100 है तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 into 10, और इसको और सिंप्लीफाई करके मैं 5 into 2 into 5 into 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये 5 to the power 2 into 2 the power 2 के फॉर्म में है, मतलब ये 5 to the power n and 2 the power m के फॉर्म में है, और बोथ भी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसलिए रिजल्ट क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बट यहाँ पे क्या है, 11 है, which is not in a form of 2 the power m or 5 to the power m, so the result is non-terminating recurring। क्या, neither terminating and recurring भी आप लिख सकते हो, neither terminating and recurring। ठीक है, ये मुझे लगता है आपको अभी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और बताता हूं, फिर और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन और दिया है, वो क्वेश्चन है 4/1/8। देखो यहाँ पे कर रहा हूं मैं 4/1/8। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना हो जाएगा, 8 4 32 + 1 33/8। न्यूमरेटर से मुझे कोई लेना देना नहीं, न्यूमरेटर कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ डिनोमिनेटर से लेना देना है कि डिनोमिनेटर देखो वो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर बोथ के फॉर्म में है कि नहीं। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 दी पावर 3, जो कि 2 दी पावर m के फॉर्म में है, सो देयरफॉर द रिजल्ट इज टर्मिनेटिंग। रिजल्ट क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, देखो यहाँ पे
जैसे यहाँ पे 3/13 लिखा है, 13 which is not in a form of 2 the power m and 5 to the power n, so the result is नॉन टर्मिनेटिंग। सो द रिजल्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ में रिकरिंग आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, अभी जब पहला क्वेश्चन करवाया था तब मैंने बताया था कि रैशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, बट टर्म्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, इसलिए रिकरिंग लिखना जरूरी है। अब उसके बाद देखो ये दोनों क्वेश्चन भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.14287. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? Without long division किए क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? Yes, क्यों नहीं कर सकते? हम कुछ भी कर सकते हैं। चलो अभी करते हैं। If so, how? Hint: study the remainder while finding the value of 1/7 carefully. चलो उसको carefully स्टडी कर लेते हैं। क्या क्या लिखा है भाई? क्योंकि स्टडी ही करना हमारा काम है, हमारा मूलभूत सिद्धांत है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखो लिखा है 1/7 इज इक्वल टू 0.14287, है ना। यहाँ पे लिखा है 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 बार है इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 14287 के बाद यही टर्म रिपीट होंगे, मतलब इसके बाद भी 14287 आएगा। बार का मतलब ये होता है कि टर्म्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब मुझे यहाँ पे 2/7, 3/7 की वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए। विदाउट लॉन्ग डिवीजन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1/7 है, तो 1/7 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2 × 1/7 is equal to 2 × 0.14287। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता, मैं सब कुछ लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS है ही है पहले से, तो यहाँ पे भी इक्वल होगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये होगा 2/7 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके देखो। अब देखो 7 2 जा क्या होगा 14, 1 कैरी, 5 2 जा 10 + 1 11, 16 + 1 17, 2 × 2 4 + 1 क्या हुआ 5, 4 2 जा 8 हुआ यहाँ पे, और 2 1 जा 2 हुआ। देख रहे हो, मतलब यहाँ पे 0 पॉइंट और इसके ऊपर भी बार आ जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले से ही बार था। अब इसके बाद देखो अगर मैं 3/7 करूं तो 3/7 के लिए अब यहाँ पे जैसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, 3 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी करूंगा। चलो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 3 जा 21, 2 कैरी गया। अब देखो 5 3 जा 15 एंड 2 क्या होगा 17 होगा, 1 कैरी गया, 8 3 जा 24 + 1 कितना हुआ 25, 2 कैरी, अब 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या है 8 आया। अब यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, 1 आया, 3 1 जा 3 + 1 कितना हुआ 4 हुआ, और यहाँ पे 0 पॉइंट है, 3 0 जा 0 हुआ, तो यहाँ पे 12 आया। अब यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब 1/7 था तो यहाँ पे था 14287, जब मैंने 2/7 फाइंड किया तो ये 285714 हुआ, और जब मैंने यहाँ पे ध्यान देना, देखो पहले क्या था, पहले ये 14 से स्टार्ट हो रहा था, जब मैंने 2/7 फाइंड किया तो ये 28 से स्टार्ट हो गया, देखो यहां से स्टार्ट हुआ 2857, उसके बाद 14 आ गया, है ना। और जब मैंने 3/7 फाइंड किया तो यहाँ पे देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, ये 42 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें देखो 428571 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब मैं 1/7 2/7 3/7 फाइंड कर रहा हूं, 4/7 फाइंड कर रहा हूं, तो जो डिजिट मिल रहे हैं, डिजिट यही मिल रहे हैं 142857, चेंज नहीं हो रहे कहीं पे भी डिजिट, बस उनका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है, 1 पहले आ जा रहा है, कहीं पे 4 पहले आ जा रहा है, कहीं पे 2 पहले आ जा रहा है, 8 पहले आ जा रहा है। तो इस तरह से विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए हम लोग 1/7 से 2/7 3/7 4/7 5/7 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैंने और सीखा, जैसे 1/7 में सिर्फ डिजिट 142857 ही थे, सिर्फ 6 ही डिजिट है यहाँ पे, तो 2/7 में भी 6 ही डिजिट है, 3/7 में भी वही 6 डिजिट है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ, दूसरा कोई डिजिट नहीं आया। जैसे यहाँ पे 3 नहीं आया, 6 नहीं आया, 7 तो है यहाँ पे, 9 नहीं आया,
मतलब वही 6 डिजिट से ही हम सारी वैल्यू मिलेगी, और आगे भी आप फाइंड करोगे तो वही 6 डिजिट का ही यूज होगा। अब यहाँ पे देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ गई है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बार वाले नंबर्स रहते हैं, जो डॉट वाले नंबर्स रहते हैं, उनको हम लोग रैशनल नंबर की कैटेगरी में कैसे रखते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 0.6 डॉट, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 0.47 के ऊपर सिर्फ बार है, यस 7 के ऊपर सिर्फ बार है। तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले इसको फिर इसको, ये दोनों को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कैसे करेंगे ध्यान देना, अच्छे से समझाऊंगा। क्यों इस वाले नंबर को हम लोग रैशनल नंबर क्यों बोलते हैं? अच्छा, ये वाला नंबर क्या है, नीदर टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, नीदर टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि डॉट है, मतलब 6666 आएगा, बट रिपीट हो रहा है, इसलिए रैशनल नंबर की कैटेगरी में आया। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान देना। तो अज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 डॉट। देखो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 0.6 डॉट रिप्रेजेंट किया, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब है 0.6666 एंड सो ऑन, इसका मतलब यही है ना। अब क्या करना है, पहला कंडीशन, डेसिमल के बाद देखो क्या सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, डेसिमल के बाद क्या सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में यस, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है सारे रिपीट हो रहे हैं, है ना। मतलब डेसिमल के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो रिपीट ना हो, डेसिमल के बाद तो एक ही डिजिट है और वो भी रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना। अब दूसरी कंडीशन में आपको देखना है कि डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जो रिपीट हो रहे हो। डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है और वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें तो है 2 डिजिट, बट इसमें एक ही डिजिट है। अगर एक डिजिट होगा तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 लो और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। 10 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था। अगर 2 रिपीट होता तो 100 से मल्टीप्लाई करता, अगर 3 रिपीट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करता। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा 10x इज इक्वल टू, देखो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 6.6 डॉट हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा, तो उससे अगर एक 6 कम हो जाएगा तभी भी तो इनफाइनाइट तक ही रहेगा। तो मतलब 10x क्या आया, 6.6 डॉट आया, और ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखो क्या होगा, 10x माइनस x क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट क्या आएगा, 6 आएगा सिर्फ। वेरी गुड। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9 विच इज इन अ फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और ये हो गया रैशनल नंबर। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। अच्छा लिख ही देते हैं, 3 2 6 3 3 9, सो द करेक्ट आंसर इज 2/3। 6/9 लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज वो P अपॉन Q की फॉर्म में है। तो x की वैल्यू जो 2/3 आई है P अपॉन Q की फॉर्म में है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0.6 डॉट क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ से प्रूव हुआ। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान देना। अब यहाँ पे पहले वही सेम कंडीशन अज्यूम करना है, तो चलो अज्यूम करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.4 एंड 7 के ऊपर बार है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है। तो पहला कंडीशन, क्या डेसिमल के बाद सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं? इसमें तो हो रहे थे, इसमें नहीं हो रहे हैं। इसमें एक डिजिट ऐसा है जो डेसिमल के बाद है बट रिपीट नहीं हो रहा है। तो कंडीशन क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि डेसिमल के बाद के सारे डिजिट रिपीट होने चाहिए, डेसिमल के बाद के सारे डिजिट रिपीट होने चाहिए। बट एक डिजिट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया है, तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। अगर 2 डिजिट होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये होगा 10x इज इक्वल टू 4.7 बार हो जाएगा। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया ये? वेरी गुड। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, क्या डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं? अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है वो रिपीट हो रहा है।
तो अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डेसिमल के बाद दो डिजिट ऐसा है जो रिपीट हो रहा है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? 10 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10x इंटू 10 हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 4.7 बार को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 47.7 बार और ये आया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। 2 को हम लोग 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। 2 को मैं 3 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 100x माइनस 10x क्या हो जाएगा? 90x हो जाएगा इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार क्या हो जाएगा? 47 माइनस 4 क्या होगा? 7 माइनस 4 3 मतलब क्या होगा? 43 होगा। सो यहाँ पे x क्या आ रहा है? x आ रहा है 43/90 विच इज इन अ फॉर्म ऑफ p/q और ये मेरा आंसर आ गया। ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। पहला कंडीशन आपको देखना है क्या डेसिमल के बाद के सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो बाय मल्टीप्लाइंग 10 100 1000। और दूसरा कंडीशन डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं। अगर एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर दो डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन सब्ट्रैक्ट करके आप p/q फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया। एक और क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.001 बार, यहाँ पे देखो। चलो इसको इरेज कर देता हूँ फिर उसके बाद बताता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.000 बार, तो अज्यूम करते हैं पहले लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार, ये है ना। तो पहला कंडीशन डेसिमल के बाद के सारे डिजिट क्या रिपीट हो रहे हैं? यस, यहाँ पे तो हो रहे हैं। यहाँ पे 001 है और 001 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं? तो यहाँ पे मुझे 3 डिजिट दिख रहे हैं। कितने? 3। तीनों डिजिट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो ये मेरा हुआ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 1000 से। 1000 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि डेसिमल के बाद के 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 0.001 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या होगा? ये हो जाएगा 1.001 बार। ये समझ में आया आपको? अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 00 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लेफ्ट साइड में 00 की अहमियत नहीं होती। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1000x माइनस x क्या हो जाएगा? 999x हो जाएगा, है ना। 999x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 ही आएगा ना। सो x इज इक्वल टू 1/999 विच इज इन अ फॉर्म ऑफ p/q। ये हो गया रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। समझ में आया? मैंने जो समझाया आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। एक बार फिर से अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ फिर से नंबर सिस्टम पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। चलो देखते हैं क्या सेंस बना रहा है यहाँ पे ये आंसर। मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले एक बार आंसर तो पहले फाइंड करें। यहाँ पे लिखा है 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब यहाँ पे लिखा है 0.999 को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखो नंबर से रिपीट हो रहे हैं, नीदर टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 डॉट, क्योंकि एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अभी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अज्यूम करते हैं जैसे ऊपर बताया था वैसे इसको भी करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.9 डॉट, है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा? अब इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये देखो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 होगा। डेसिमल के बाद क्या सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं? यस, हो रहे हैं। अब देखो कितने डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं? तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा? देखो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9 डॉट, है ना।
10x इज इक्वल टू 9.9 डॉट, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या करना है, 1 को 2 से सबट्रैक्ट करना है। सेम कंडीशन जैसे यहाँ पे किया था वही बता रहा हूँ। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को मैं फ्रॉम 2 से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, सो 10x माइनस x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, देखो 9.9 डॉट माइनस 0.9 डॉट क्या हुआ, 9 हुआ। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 9/9 आया। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। देख रहे हो, x मैंने अज्यूम किया था 0.9 डॉट और यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गई। ये क्या हो गया, देखो मिरेकल। 0.9 डॉट मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने ये अज्यूम किया था x की वैल्यू, और x की वैल्यू 1 आ गई। मतलब इसका क्या हुआ, 0.9 डॉट जो है ये 1 के इक्वल है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि LHS जो x है वो तो चेंज ही नहीं, वो तो वेरिएबल है। एक वेरिएबल की वैल्यू, सेम वेरिएबल की वैल्यू एक बार 0.9 डॉट आती है और एक वेरिएबल की वैल्यू 1 आ गई। तो मतलब क्या है कहने का, मतलब ये कहने का है कि 0.9 डॉट क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। कैसे होगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है ना, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, यस आई एम सरप्राइज्ड। यहाँ पे हम लोग सरप्राइज हो गए हैं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0.9 डॉट अज्यूम की थी और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. The answer makes sense as 0.9 dot is infinitely close to 1. ध्यान देना मैंने क्या बोला, मैंने बोला है the answer makes sense as 0.9 dot is infinitely क्लोज टू 1। ये जो 0.9 डॉट है ये 1 के क्लोज है, इनफाइनाइटली क्लोज है। दैट इज वाई 0.9 डॉट को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 बोलते हैं। जैसे कहीं पे अगर 0.99999 लिखा रहता है तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाता है, अगर डॉट 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 रहे तो। इसलिए अगर डॉट 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 रहे तो ये 99999 चला जाएगा आगे तक, और इसको अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल हम लोग समझ लेते हैं। एंड द रीजन बिहाइंड इट 0.9 डॉट इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। ये अपना आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन एक और करते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। डिवीजन आपको परफॉर्म करना है 1/17 का, डिवाइड करते जाना है, और मैं आंसर बता दे रहा हूँ 16 डिजिट के बाद रिपीट होगा। कितने डिजिट के बाद, 16 डिजिट के बाद ये रिपीट होना स्टार्ट करेगा। एक बार आप सॉल्व करके 2 पेज 3 पेज भर के चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? तो इसकी जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा था तो एक प्रॉपर्टी बताया था, when the denominator of a number is in a form of 2 the power m 5 to the power n or both, then the result is terminating। ये वही पूछ रहा है, उस प्रॉपर्टी के बारे में ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर डिनोमिनेटर जो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर बोथ की कंडीशन में हो तो रिजल्ट क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। यही ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 नंबर को लिखने के लिए बोला है। 3 क्या, मैं 10 लिख सकता हूँ। 10 नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब इरैशनल नंबर के बारे में पूछ रहा है। इरैशनल नंबर के बारे में ये पूछ रहा है, तो 3 इरैशनल नंबर लिखने हैं। तो 3 इरैशनल नंबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। 3 इरैशनल नंबर कुछ भी लिख दो, 1.7345928 एंड सो ऑन। कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग है ये। एक और कुछ भी आप लिख सकते हो, 1.7675432991 एंड सो ऑन। और भी एक लिख दो, 7.32498111 या 1 लिखो, 92 एंड सो ऑन। कुछ भी लिख दो, नंबर से रिपीट नहीं होने चाहिए, बस ये इरेशनल नंबर हो गया।
फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 9/11। तो 5/7 एंड 9/11 को आपको डिवाइड करना है। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 5/7 एंड 9/11 को डिवाइड करना है। जो वैल्यू आएगी उनके बीच के डॉट डॉट लगा के 3 इरेशनल नंबर लिख देने हैं। और आपको पता है इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। तो नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए डेसिमल एक्सपांशन का, ये आप देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल एंड इरेशनल। यहाँ पे देखो √23 लिखा है। क्या लिखा है? √23। तो √23 है, 23 नेचुरल नंबर तो है बट ये रूट के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पे 23 का कोई प्राइम फैक्टर तो है नहीं, ये तो प्राइम नंबर है। तो √23 क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। √23 क्या होगा? इरेशनल नंबर। रूट ऑफ प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं अगर वो रूट में लिखे जाए तो। यहाँ पे √23 लिखा है तो ये इरेशनल नंबर है। √225, तो 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। √225 यहाँ पे लिखा है, तो √225 को मुझे पता है ये क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है, मतलब √225 की वैल्यू 15 होगी। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 0.3796 एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, इसलिए क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो लिखा है 7.478478, जो डेसिमल एक्सपांशन है यहाँ पे वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो, इसलिए ये भी क्या होगा? रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और जो पांचवा है यहाँ पे देखो 101001001401, मतलब यहाँ पे नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग का कंडीशन बन रहा है, इसलिए पांचवा वाला क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 में दिया है विजुअलाइजिंग 3.765 ऑन दी नंबर लाइन। ये तो विजुअलाइज करना है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप विजुअलाइज कर सकते हो। पहले 3 ले लो, फिर 4 ले लो, फिर उसके बाद 3.1 3.2 करके अज्यूम करके ये आप कर सकते हो। इसलिए 1.4 मैं छोड़ रहा हूँ, मैं सीधे 1.5 पे आ रहा हूँ। 1.5 में मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे 1.5 में देखो, क्लासीफाई दी फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल एंड इरेशनल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। जैसे 2 -√5, मैंने बोला कि अगर प्राइम नंबर कहीं पे भी रूट में आपको मिल जाए वो सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे लिखा है 2 -√5। अब 5 क्या है? प्राइम नंबर है और वो रूट में है, तो अगर √5 इरेशनल नंबर होगा तो 2 -√5 भी इरेशनल नंबर होगा। ये भी क्या है? ये क्या है? इरेशनल नंबर है। दूसरा देखो यहाँ पे लिखा है 3 + √23 -√23, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है? यहाँ पे सिर्फ 3 बच रहा है, विच इज रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर है। तीसरा दिया है 2√7 अपॉन 7√7, तो यहाँ पे देखो 2√7 अपॉन 7√7 है, तो √7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है सिर्फ 2/7। क्या आ रहा है? 2/7, विच इज इन अ फॉर्म ऑफ P/Q, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। चौथा दिया है 1/√2। अगर √2 इरेशनल नंबर होगा तो 1/√2 भी इरेशनल नंबर होगा, ये तो कंडीशन है, ये तो हमको पता ही है। √2 भी क्या होगा? जैसे 1/√2 भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? प्राइम नंबर है। 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, हम कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया अगर रूट में प्राइम नंबर आ जाएगा तो वो इरेशनल नंबर होगा, तो इसलिए क्या है? ये इरेशनल नंबर है। चौथा भी। पांचवा दिया है 2π, पाई इज इरेशनल नंबर। पाई सबसे खूबसूरत उम्दा इरेशनल नंबर है, तो 2π भी इरेशनल नंबर होगा। ये कंप्लीट हुआ। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मुझे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है जो यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। पहला एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है 3 + √3 एंड दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे टर्म दिया है 2 + √2। इसको मुझे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो तरीका क्या कहता है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको? जैसे यहाँ पे 3 + √3 दिया है और यहाँ पे क्या है? 2 + √2 दिया है। तो पहले आपको देखना है कि फर्स्ट ब्रैकेट में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। अब सवाल उठ रहा है टर्म क्या होता है, तो जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको मैं अगर टुकड़ों में बांट दूं बाय प्लस और माइनस साइन, प्लस या माइनस साइन के साथ अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन को टुकड़ों में बांट दूं तो वो क्या हो जाएगा? वो टर्म में डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 7 × 2 × x × y × z
+1। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं तो आपका आंसर होना चाहिए सर तो इसमें 2 नंबर ऑफ टर्म है। कैसे? ये जो है ये एक टर्म हुआ और ये जो है ये दूसरा टर्म हुआ। जब तक किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस साइन या माइनस साइन ना आए तब तक वो सिंगल टर्म में ही काउंट होता है। तो ये मेरा पहला टर्म है और ये मेरा दूसरा टर्म हो गया। तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 2 है। तो पहले टर्म को दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये तरीका होता है। तो मैं क्या करूंगा 3 इंटू लिखूंगा 2 प्लस √2 एंड यहाँ पे लिखूंगा प्लस √3 और यहाँ पे भी लिखूंगा क्या 2 प्लस √2। सेम ब्रैकेट को लिख देना है। अब अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू √2 ये हो जाएगा 3√2 प्लस √3 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 2√3 या फिर √3 इंटू 2 भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है। क्योंकि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होती है। और यहाँ पे देखो √3 इंटू √2 लिखा है तो ये हो जाएगा प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे प्लस आया, √3 इंटू √2 ये हो जाएगा √6 और ये आ गया मेरा आंसर। ये सिंप्लीफाई हो चुका है। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 3 प्लस √3 एंड यहाँ पे लिखा है 3 माइनस √3। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3 इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है ये किस फॉर्म में, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है। तो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से भी आंसर आएगा। बट प्रॉपर्टी अगर आप याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। और तीसरी प्रॉपर्टी होती है a² माइनस b² की, ये होता है a प्लस बी इन अ ब्रैकेट एंड a माइनस बी इन अ ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको a प्लस बी अज्यूम करूँ तो ये a माइनस बी के फॉर्म में है, क्योंकि टर्म्स के जो नंबर है वो क्या है, सेम है, बस साइन डिफरेंट है। तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा a² माइनस b², मतलब क्या होगा, मतलब हो जाएगा 3² माइनस √3², है ना। मतलब ये हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर होता है 3, मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया मैंने क्या बताया? आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ यहाँ पे फटाफट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है √5 प्लस √2 दी होल स्क्वायर। क्या लिखा है, √5 √2 दी होल स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन दिया है √5 प्लस √2 दी होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में है, ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, a² प्लस b² प्लस 2ab का, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई करके भी आएगा बट फॉर्मूले से इजी होता है आंसर फाइंड करना, इसलिए फॉर्मूले का यूज बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे √5 प्लस √2 दी होल स्क्वायर दिया, मतलब a² क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस b² क्या होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट मीन्स 2 इंटू √5 इंटू √2। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस यहाँ पे देखो 2 इंटू √5 इंटू √2 क्या होगा 10 होगा, 5 इंटू 2 क्या होगा 10 होगा, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10, ये मेरा आंसर आएगा फाइनल आंसर। ऐसे होता है मल्टीप्लाई करना। तो इसके लिए प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, a² माइनस b² क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और भी प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन अभी 3 ये याद रखो। आगे जैसे जैसे मैं अलग अलग चैप्टर्स करवाते रहूंगा वैसे वैसे सारे फॉर्मूले मैं आपको बताते चलूंगा। जैसे क्यूब का भी होता है, तो 4⁴ का भी अलग फॉर्मूला होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो सब मैं बताता रहूंगा। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूले बताते चलूंगा आपको। अब यहाँ पे देखो जो फोर्थ सब क्वेश्चन है ये √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2, तो यहाँ पे a² माइनस b² के फॉर्म में ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये आप सॉल्व ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अभी रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से c ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, दैट इज पाई इज इक्वल टू c अपॉन d। और मुझे पता है पाई क्या होता है, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है, पाई रेशियो होता है। दिस सीम्स
to contradict the fact that pi is irrational, how will you resolve this contradiction? क्या बोला है? How will you resolve this contradiction? तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 2 लाइन में ही इसका आंसर है, लेकिन अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो अच्छे से समझ में आएगा। आंसर क्या होगा? विथ अ स्केल वी गेट ओनली एन अप्रोक्सीमेट रैशनल नंबर एज अ रिजल्ट। With a scale we get only a approximate rational number as a result. That is why pi is approximately represented as the quotient of 2 rational number. As a matter of mathematical truth, pi is irrational number. जो rational number मुझे मिलता है वो approximate होता है, that is why वो exact नहीं है, that is why as a matter of mathematical truth pi क्या है? irrational है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया है देखो, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आपको होमवर्क करना है। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में एक बार बोल देना कि सर रूट 9.3 को एक बार आप बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें स्टार्टिंग रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से ही होगी। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज करना मैं आपको बताता हूँ। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब पहले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये होगा कि अगर रूट में कहीं पे भी अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे भी रूट दिखे, अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे भी रूट दिखे तो आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर से रूट को निकाल देना है। यही होता है रैशनलाइज का मतलब, यही होता है रैशनलाइज। जैसे यहाँ पे लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन दिया है 1/√7। क्या दिया है? 1/√7 दिया है। तो इसको क्या करना है? रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर को अगर मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ मतलब डिनोमिनेटर से मुझे रूट को निकालना है। तो डिनोमिनेटर से रूट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे यहाँ पे √5 होता है तो मैं √5 से मल्टीप्लाई करता। अगर √3 होता है तो मैं √3 से मल्टीप्लाई करता। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा √7 अपॉन, देखो √7 इंटू √7 क्या होता है? 7 होता है, क्योंकि 2 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आया। ये हो गया रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। ये मेरा फाइनल आंसर है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर से रूट को बाहर निकाल दो। चलो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है 1/√7 माइनस √6। देखो अब इसमें रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना है। अगर एक डिजिट रहेगा तो सेम वही डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, बट अगर 2 डिजिट रहेगा तो वही 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, बट एक कंडीशन है, साइन चेंज करके, मिडिल साइन जो है उसको चेंज करके। जैसे अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस के साइन के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, √7 प्लस √6 करोगे, √7 प्लस √6 करोगे। अगर सपोज यहाँ पे √7 प्लस √6 रहता तो मैं माइनस कर देता। मतलब क्या कहने का मतलब यही है कि अगर 2 डिजिट वाला नंबर को आप क्या कर रहे हो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हो, तो मिडिल टर्म की जो साइन रहेगी वही साइन चेंज करना है, बाकी जो नंबर रहेंगे उसको सेम लिखना है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये होगा √7 प्लस √6 अपॉन, अब नीचे देखो, नाउ इट इज इन अ फॉर्म ऑफ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था a² माइनस b² होता है, वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। ये होगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 माइनस √6 का स्क्वायर क्या होता है? 6। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है √7 प्लस √6। ये आंसर आ गया मेरा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर से रूट को निकाल देना है, यही इसका मतलब है। एक और क्वेश्चन चलो करते हैं फटाफट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 1/√5 प्लस √2। देखो 1/√5 प्लस √2। अब इसको क्या करना है? अब यहाँ पे देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर से रूट हटाना है क्योंकि रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे करूंगा? √5 माइनस √2 एंड √5 माइनस √2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा ये क्या होगा? ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b² होता है, हमने अभी पता किया था। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा √2 का स्क्वायर, a² माइनस b²। सो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या? देखो √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा।
तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये अब मेरा आंसर आ गया। डिनोमिनेटर कुछ भी है, बस रूट ना हो। अगर फिर से अगर डिनोमिनेटर में कहीं पे रूट आ गया तो मैं उसको क्या करूंगा, फिर से रेशनलाइज करूंगा। तो ये मेरा आंसर होगा √5 माइनस √2 अपॉन 3। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वो करवा देता हूँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 1 अपॉन √7 माइनस 2। देखो क्वेश्चन दिया है 1 अपॉन √7 माइनस 2। अब इसको क्या करना है, इसको भी रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए कंडीशन मैंने बताया था, अगर दो टर्म हो तो मिडिल वाले टर्म की साइन चेंज करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वही करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन क्या होगा, √7 प्लस 2। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा है हमने। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर क्या 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या 4। सो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 क्या होगा 3। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो रही है। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और ये 10 से 15 मिनट में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले मैं कुछ आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग समझते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के 2-3 फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं, वो ध्यान से समझना। पहला फॉर्मूला, एनी नंबर इज हैविंग रेज्ड टू द पावर 0। अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a टू दी पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। a की पावर अगर 0 है तो वो 1 होगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। 0 टू दी पावर 0 1 नहीं होगा। 0 टू दी पावर 0 इंडिटरमिनेंट होता है। बाकी a की वैल्यू 0 को छोड़ के अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं, चाहे मैं √2 टू दी पावर 0 कर दूं, √3 टू दी पावर 0 कर दूं, पाई टू दी पावर 0 कर दूं, सबकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरा पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। मतलब अगर बेस सेम रहेगा, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर्स ऐड होती हैं, मतलब ये हो जाएगा a टू दी पावर m प्लस n। तीसरा देखो, अगर मैं डिवाइड करूं और बेस सेम रहे तो क्या होगा, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। अगर मैं कर रहा हूं तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। ये मेरा तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया। एक और फॉर्मूला चलो देख लो, 3-4 जो याद आ रहे हैं वो सब बताते जा रहा हूं। a टू दी पावर m टू दी पावर n अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब होगा a टू दी पावर m इंटू n दैट इज ऑल्सो इक्वल टू a टू दी पावर m टू दी पावर m। ठीक है, ये समझ में आया मैंने क्या बताया आपको। और जैसे अगर कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, पांचवा देखो, अगर कहीं पे लिखा है a टू दी पावर m इज इक्वल टू b टू दी पावर m, अगर पावर सेम रहेगी तो बेस भी सेम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ डायसेस। इफ a टू दी पावर m इज इक्वल टू b टू दी पावर m, देन a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल टू b, ये पांचवी प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। अब छठी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, इफ a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n। अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है तो क्या होगा, देन m इज इक्वल टू n, देन पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। और अगर यहाँ पे जैसे सातवां एक प्रॉपर्टी और समझ लो, एक प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, समझ के चलो। a टू दी पावर x इक्वल टू अगर y दिया है तो इसका मतलब होगा इफ a टू दी पावर x इज इक्वल टू y, देन a इज इक्वल टू y टू दी पावर 1 अपॉन x। ये भी समझ रखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं। ये कुछ 6-7 प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 1.6 है। तो ये प्रॉपर्टीज एक बार आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.6 10 से 15 मिनट में खत्म कर दूंगा, उसके बाद ये लेक्चर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड, क्या दिया है देखो,
64 टू दी पावर 1/2, 64 टू दी पावर 1/2 दिया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 64 लिखा है। मुझे पता है 64 8 का स्क्वायर होता है ना। 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर टू दी पावर 1/2। और उसके पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n होता है। तो मतलब ये हो जाएगा 8 स्क्वायर इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 8 टू दी पावर 1 क्या हो गया, 8 हो गया। ये आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो एक और है, यहाँ पे 32 टू दी पावर 1/5, 32 टू दी पावर 1/5। अब यहाँ पे 32 को कन्वर्ट करो तो 32 मुझे पता है क्या होता है, टू दी पावर 5 होता है। टू दी पावर 5 होल पावर 1/5। यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी, टू दी पावर 5 इंटू 1/5। यहाँ पे भी 5 कैंसिल हुआ, द आंसर इज 2। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है 125 टू दी पावर 1/3। क्या दिया है, 125 टू दी पावर 1/3। और मुझे पता है 5 का क्यूब 125 होता है, इसलिए ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। डायरेक्ट मैंने किया है ये वाला स्टेप, उसके बीच में आप ये स्टेप कर सकते हो। 3 3 कैंसिल होगा, 5 टू दी पावर 1 क्या हो गया, 5। ये आंसर आ गया। अब उसके बाद देखो जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया है 9 टू दी पावर 3/2। इरेज करता हूं पहले इसको मैं, 9 टू दी पावर 3/2। ज्यादा बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 9 टू दी पावर क्या दिया है, 3/2। तो अब 9 को कन्वर्ट करो, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब ये a टू दी पावर m टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो a टू दी पावर m इंटू n होगा। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 3/2। 2 कैंसिल हुआ, मतलब क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3 टू दी पावर 3 कितना होता है, 27। ये आंसर आ गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 32 टू दी पावर 2/5। 32 टू दी पावर 2/5। तो 32 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 दी पावर 5 इंटू 2/5। डायरेक्ट स्टेप ये वाला मैंने किया है। यहाँ में 5 कैंसिल हुआ, 2 का स्क्वायर कितना, 4। ये आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 16 टू दी पावर 3/4 लिखा है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 दी पावर 4 इंटू 3/4। 4 कैंसिल हुआ, 2 दी पावर 3 दैट इज 8। ये आंसर आ गया। अब इसके बाद लास्ट दिया है 125। ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है। 125 टू दी पावर यहाँ पे लिखा है -1/3। तो यहाँ पे देखो -1/3 है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी मैंने उसमें बताया ही नहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, तो वो प्रॉपर्टी अभी लिखो। प्रॉपर्टी होती है a टू दी पावर -n इज ऑलवेज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे मिस हो गया मुझे अभी पता नहीं चल रहा है। a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n, इसको भी लिख के रखो। तो पहले यहाँ पे देखो निगेटिव है पावर, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। मतलब ये हो जाएगा 1/125 टू दी पावर कितनी, 1/3। अब क्या करना है, अब 125 को कन्वर्ट करो। तो 125 को मुझे पता है 5 का क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 1/5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। तो यहाँ पे 3 3 कैंसिल हुआ, 5 टू दी पावर 1 मतलब 5, मतलब आंसर आएगा 1/5। इसका आंसर 1/5। तो अगर कहीं पे भी नेगेटिव पावर दी हुई है तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करो, मतलब उसका रेसिप्रोकल करो। ये कंडीशन होता है। अब इसके बाद देखो जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, अब थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना है, थर्ड क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन है 2 दी पावर 2/3 इंटू 2 दी पावर 1/5। मल्टीप्लाई है ना बीच में, मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा 2 दी पावर 2/3 3/3 है, 2/3 है ये, 2/3 प्लस क्या होगा 1/5। ये समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी क्या करो, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर इक्वल कर सकती हो। तो ये हो जाएगा 2 दी पावर देखो 5 2 10 प्लस 3 1 क्या 3/3 इंटू 5 क्या होगा 15। तो ये हो जाएगा 2 दी पावर 13/15। ये आंसर आ जाएगा इसका। और यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन दिया है, और क्वेश्चन है
1.3 क्या है, दूसरा देखो 1.3 क्यूब टू दी पावर 7 ये दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा फ्रेंड, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 टू दी पावर 7, जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अच्छा एक और प्रॉपर्टी लिख लो इसके साथ ही, प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ a अपॉन बी टू दी पावर m दिया हुआ है तो ये होता है a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m। ये प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते बट एक कॉन्सेप्ट है इजी, आप समझ जाओगे। अगर a अपॉन बी टू दी पावर m दिया है तो ये a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे किया। 1/3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 7 दिया था तो ये 1 टू दी पावर 7 अपॉन 3 टू दी पावर 3 होल पावर 7 हो जाएगा। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा अपॉन, अब देखो ये किस फॉर्म में है, a टू दी पावर m टू दी पावर n के फॉर्म में है तो पावर्स मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 7 इंटू 3 क्या होगा 21, ये आंसर आएगा इसका। सिमिलरली अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है वो करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो देखो, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके लेक्चर एंड करेंगे। तो यहाँ पे दिया है थर्ड वाला, थर्ड दिया है 11 टू दी पावर 1 अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे दिया है 11 टू दी पावर 1 अपॉन 4। देखो बेस सेम है और डिवाइड है तो मैंने बोला पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये होगा 11 टू दी पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4। डिनोमिनेटर को इक्वल कर लो तो ये हो जाएगा 11 टू दी पावर 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 11 टू दी पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 4। ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा और ये मेरा फाइनल आंसर भी है। ये तीसरा हो गया। अब लास्ट वाला एक देखो चौथा यहाँ पे दिया है 7 टू दी पावर 1 अपॉन 2, 7 टू दी पावर 1 अपॉन 2 इंटू 8 टू दी पावर 1 अपॉन 2, 8 टू दी पावर 1 अपॉन 2 ये दिया हुआ है बेटा। 7 टू दी पावर 1 अपॉन 2 एंड 8 इंटू दी पावर 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे देखो पावर्स क्या है, सेम है, पावर्स सेम है, बेस डिफरेंट है। तो पावर्स सेम है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना 7 इंटू 8 होल टू दी पावर 1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया था, a अपॉन बी टू दी पावर m अगर रहेगा तो ये a टू दी पावर m अपॉन b टू दी पावर m हो जाएगा। सिमिलरली अगर कहीं पे a इंटू बी टू दी पावर m रहेगा तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने किया है तो ये हो जाएगा 7 इंटू 8 कितना होगा 56 टू दी पावर 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे जैसे 8 का पेयर तो एक तो बाहर आ सकता था बट 56 टू दी पावर 1 अपॉन 2 करोगे तो भी चलेगा, या फिर आप सिंप्लीफाई करके करना चाहते हो तो भी चलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहता तो यहाँ पे हो जाता 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू दी पावर 1 अपॉन 2 है ना। तो यहाँ पे देखो 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 को एक बाहर निकाल लो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड 7 इंटू 2 14 टू दी पावर 1 अपॉन 2। ये भी आप आंसर में लिख सकते हो, ये भी चलेगा, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसी के साथ आपका नंबर सिस्टम का जो क्लास 9 का जो चैप्टर 1 था नंबर सिस्टम, सारे क्वेश्चन के साथ मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या भी बहुत सारे सोशल मीडिया है आप मुझसे जुड़ सकते हो, फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। और किसी भी टॉपिक का आप रिवीजन चाहते हो तो वो टॉपिक भी कमेंट करके बताओ, इसके ऊपर भी वीडियो जल्दी से जल्दी बनाई जाएगी। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।